नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जेपी पावर एक ऐसी कंपनी है जिसका स्टॉक पिछले 4 साल में करीब 15 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। जब इस कंपनी के बारे में मैंने बात करनी शुरू करी थी तब इसका स्टॉक करीब ₹1.80 बस था। वहां से ये ₹23 का हो चुका है, यानी कि करीब 15 गुना मल्टीप्लाई हुआ है। इसकी ग्रोथ के हर लेवल पे हमने इस कंपनी के बारे में डिस्कशन किया है। जब ज्यादातर लोग इसको पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट कर रहे थे, हम इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे और ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है और उसके साथ साथ जेपी पावर जैसी कंपनीज कैसे जा सकती हैं। इसके इवेंट्स को हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है और पिछले सारे वीडियोस में इस बारे में हमने डिस्कशंस किए। उन वीडियोस को आपने काफी लाइक भी करा है, काफी पसंद भी करा है। अब ₹23 के आसपास पहुंच चुका है, तो अब टाइम है फिर से इस सेक्टर को, इस कंपनी को एनालाइज करने का, ये देखने का कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल है, कहीं ये ग्रोथ किसी बबल का पार्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि ये स्टॉक यहां से बहुत ज्यादा क्रैश कर सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या सस्टेनेबल वे में ये कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। जेपी पावर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पावर प्रोडक्शन में और सप्लाई में काम करती है। इसमें मेनली थर्मल पावर और हाइड्रो पावर आते हैं। जेपी पावर की आगे की ग्रोथ स्टोरी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस सेक्टर को भी समझें। जब मैं जेपी पावर के बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल मेरे सामने आया था जिसमें जेपी पावर के अलग अलग प्रेडिक्शंस किए हुए कि किस तरीके से आने वाले 5 सालों में इसकी प्राइस मूव कर सकती है। मजे की बात यह कि उस आर्टिकल में यह कहा गया है कि यह प्राइस आने वाले 5 सालों में करीब 5 गुना से ज्यादा मल्टीप्लाई हो सकती है अपने करंट लेवल से। मैंने उस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उस आर्टिकल को विजिट कर सकते हैं। अगर हमें जेपी पावर की फ्यूचर ग्रोथ का अंदाजा लगाना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस सेक्टर को अच्छी तरीके से समझ सकें। आजकल ज्यादातर फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे, और जेपी पावर का मेन बिजनेस है हाइड्रो पावर और थर्मल पावर पे। अगर हम थर्मल पावर और हाइड्रो पावर के सेक्टर्स को ठीक से समझ सकते हैं, गवर्नमेंट का क्या आउटलुक है और किस तरीके से हमारी कंट्री में इन दोनों पावर सोर्सेज का रोल प्ले करेगा आने वाले 5 से 10 सालों में, तो हम जेपी पावर के भी आने वाली ट्रेजेक्टरी का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत में 2019 से लेकर 2024 तक थर्मल जनरेशन कैपेसिटी 226 गीगावाट से बढ़कर 243 गीगावाट हो चुकी है। इस थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी में मेन कंट्रीब्यूशन कोल का है, जिससे 86.8% एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद गैस से 10.2%, लिग्नाइट से 2.7% और डीजल से 0.2%। नेशनल प्लांट लोड फैक्टर थर्मल पावर स्टेशंस का जो रजिस्टर किया गया था 2021 में, वो 54.5% था और 23-24 में 69.09% हो गया था। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि लोड फैक्टर किसी भी पावर प्लांट में एक रेशियो होता है जो कि एवरेज लोड को पीक लोड से डिवाइड करके हमें मिलता है एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। ये हमें बताता है कि पावर प्लांट कितने एफिशिएंटली काम कर रहा है बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। एक हाई लोड फैक्टर का मतलब है कि प्लांट अपनी कैपेसिटी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है, और एक लो लोड फैक्टर का मतलब होगा कि प्लांट अंडर यूटिलाइज्ड है। तो अगर भारत में हम टोटल नेशनल पावर प्लांट लोड फैक्टर देखें तो वो 54% से बढ़ के 69% हो चुका है, यानी कि अब हमारे पावर प्लांट ज्यादा एफिशिएंटली बिजली को प्रोड्यूस कर रहे हैं। 24-25 में खासतौर से जून 24 तक का जो डेटा हमें कहता है, हमारा प्लांट लोड फैक्टर सारे थर्मल पावर प्लांट्स का करीब 75.71% पे रिकॉर्ड हुआ है। अब कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स और प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट्स भी देखते हैं तो जब भी गर्मियां आती है, यानी कि जून का महीना आता है, तो हमेशा जो पावर डिमांड है वो पीक डिमांड सीजन पे पहुंच जाती है। उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने थर्मल पावर प्लांट्स को एडवाइस किया था कि वो कोल को इंपोर्ट कर सकते हैं 4% ब्लेंडिंग के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक। मार्च 2024 में भी, क्योंकि पीक सीजन आने वाला था, उसके लिए 6% ब्लेंडिंग को अनाउंस किया गया था जून तक, और जून में दोबारा से अनाउंसमेंट किया गया कि अब 6% से घटाकर 4% ब्लेंडिंग तक अचीव की जा सकती है। एक और डेवलपमेंट में यूनियन बजट 24-25 को अगर देखा जाए तो उसमें एक ज्वाइंट वेंचर एनटीपीसी लिमिटेड और बीएचईएल के बीच में बनाया गया था एक फुल स्केल 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये प्लांट एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा। मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी थर्मल पावर प्लांट की एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे किसी भी देश का कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो जाता है। इसको डिजाइन किया जाता है टू ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ऑपरेट करने की वजह से इसकी एफिशिएंसी पावर जनरेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा होती है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से करीब 30% ज्यादा एफिशिएंसी अचीव की जा सकती है। साथ ही साथ ये कोयला भी कम इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस भी कम हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस पूरी टेक्नोलॉजी के लिए काफी फिस्कल सपोर्ट प्रोवाइड किया था और इस टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप किया गया था बीएचईएल, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च और एनटीपीसी के मिले जुले वेंचर के थ्रू। इस पूरे प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट ने करीब
13.54 बिलियन रुपीस यानी कि 1500 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया था। अब यहाँ पे इस टेबल में हम ये भी देख सकते हैं कि ईयर वाइज थर्मल कैपेसिटी एडिशन किस तरीके से रहा है 2019 से लेकर 2023-24 तक। जैसे कि अभी हमने वीडियो के शुरू में भी देखा था कि 19 से लेकर 24 तक थर्मल पावर प्लांट कैपेसिटी एडिशन में करीब 1.5 या 2% के बीच में CAGR रहा है। अब देखने में ये CAGR कम लग सकता है, बट क्योंकि फोकस ज्यादातर ग्रीन एनर्जी सोर्सेस पे रहा है, बट थर्मल पावर को लेके भी गवर्नमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स पिछले कुछ दिनों में किए हैं। साथ ही साथ क्योंकि हमारे देश की ओवरऑल पावर डिमांड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो उसके लिए एक एडिशनल 80 गीगावाट्स की थर्मल पावर कैपेसिटी भी रिक्वायर्ड होगी 2031-32 तक। करेंटली 27 गीगावाट्स की कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट अगर हमें इस 80 गीगावाट को अचीव करना है तो आने वाले 5-6 सालों में हमें 55 से 60 गीगावाट्स की और थर्मल कैपेसिटी ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो एग्रीगेट कैपेसिटी है उसमें से 15 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है इस समय हमारे देश में, और 42 गीगावाट से बढ़ के 67 गीगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी 2031-32 तक। जैसे कि हमने देखा कि एडिशनल एनर्जी डिमांड जो 2031-32 तक जनरेट होगी, उसके लिए थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक दोनों ही तरह के पावर जनरेशन में एडिशनल कैपेसिटी इंस्टॉलेशन में प्रोग्रेस चल रही है। इसके अलावा जो ऑनगोइंग एनर्जी ट्रांजिशंस हैं हमारे देश में, वहां से डेवलपमेंट और इंपॉर्टेंस निकल कर आती है पम्प्ड सोलर प्रोजेक्ट्स की, ताकि पावर की बैलेंसिंग और इनर्शिया दोनों को अचीव किया जा सके। अब पम्प्ड सोलर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटीज होती हैं जिसमें पानी को दो रिजर्वॉयर्स के बीच में मूव किया जाता है अलग अलग लेवल्स पे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। पावर सोलर प्रोजेक्ट्स यानी कि PSPs को वाटर बैटरी भी कहा जाता है और मॉडर्न क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को बहुत अच्छी तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम आते हैं जेपी पावर कंपनी पे। तो जेपी पावर बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल और विंड पावर प्लांट से। पूरे भारत में ही इनकी प्रेजेंस है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली ये काम करते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में इनके प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इनके पावर प्लांट्स हैं। अगर हम कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल को देखें तो पावर जनरेशन के साथ साथ ही कंपनी कोल माइनर भी है, सैंड माइनर भी है, सीमेंट ग्राइंडर भी है। अब इनके कुछ पावर प्लांट्स को भी देख लेते हैं। विष्णु प्रयाग में इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसकी टोटल कैपेसिटी करीब 400 मेगावाट्स है। जेपी बीना पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी करीब 500 मेगावाट्स है। जेपी निगरी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है जहां पे 2 यूनिट्स हैं 660 मेगावाट ईच की, तो टोटल कैपेसिटी 1320 मेगावाट की है। तो इन तीनों पावर प्लांट्स की अगर टोटल कैपेसिटी देखी जाए तो करीब 2220 मेगावाट है। साथ ही साथ 2 MTPA सीमेंट ग्राइंडिंग कैपेसिटी भी है और 2.8 MTPA की कोल माइन भी है। कंपनी ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया है जिसके अंडर 65% इंस्टॉल कैपेसिटी एट MPERC टैरिफ और 5% ऑफ एक्चुअल जनरेशन एट वेरिएबल कॉस्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश सप्लाई की जाएगी मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को। यानी कि करीब 70% इंस्टॉल कैपेसिटी MPP MCL को प्रोवाइड कर दी जाएगी और बैलेंस को मर्चेंट पावर्स को सेल किया जाएगा। अगर इस साल के 2024 के हम कुछ रीसेंट ऑर्डर्स भी कंपनी को देखें तो इन्हें एक सप्लाई एंड टेक्निकल फील्ड एडवाइजरी सपोर्ट फॉर फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन का एक प्रोजेक्ट मिला है जी पावर के साथ। 30 मार्च 2024 को ये प्रोजेक्ट या MOU साइन हुआ था और इसकी टोटल वैल्यू करीब 284 करोड़ रुपीस है। इसके अलावा जी पावर के साथ मार्च 2024 में ही कंपनी ने एक 490 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट भी साइन किया था। अगर हम जेपी पावर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को भी देखें तो FY24 में जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की नेट सेल 17% से बढ़ गई थी, करीब 6,762 करोड़ रुपीस पे पहुंच गई थी। पिछले साल यही सेल्स 5,786 करोड़ रुपीस पे थी। पिछले 3 सालों में यानी कि FY21 से लेकर FY24 तक कंपनी ने नेट सेल्स में करीब 27% का CAGR अचीव किया है। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के प्रॉफिट्स भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। अब हालांकि अगर हम इसको सिर्फ परसेंटेज वाइज देखें तो करीब 1500% से ये प्रॉफिट्स बढ़े हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। कंपनी की डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, जिस तरीके से कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है, अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके अपने रेवेन्यूज को भी इंक्रीज किया है, वहां से इनके नेट प्रॉफिट्स में काफी ज्यादा इंक्रीज आया है। कंपनी ने अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी कंट्रोल किया है, साथ ही साथ कॉस्ट्स और एक्सपेंसेस को भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी ज्यादा कंट्रोल किया है और अदर इनकम को भी इंक्रीज किया है। इन सारे फैक्टर्स से मिलकर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैट्रिक्स 2024 में कंपनी ने मेंटेन करी है, जिससे रिटर्न ऑन इक्विटी 13.33% और रिटर्न ऑन एसेट्स 13.91% कंपनी जनरेट कर पाई है। फ्यूचर आउटलुक अगर जेपी पावर वेंचर्स का देखा जाए, कंपनी के कुछ अपकमिंग एडिशंस हैं जिससे करीब 3200 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स हैं
जो कि कंपनी अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी में ऐड करेगी, जिसमें से 2700 मेगावाट का लोअर सियांग में और 500 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट हिरोंग में है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में हैं और 720 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स इनके मेघालय में भी अपकमिंग है। साथ ही साथ कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस है अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करते रहने का और अपनी कॉस्ट्स को कंट्रोल में रखने का, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज या इंप्रूव किया जा सके। भारत में आने वाले कुछ सालों में ये एंटिसिपेटेड है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिमांड करीब 70% से इंक्रीज करेगी, यानी कि जो पूरी दुनिया के लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इंडिया प्ले करेगी। 2032 तक ये एंटिसिपेटेड है कि करीब 16.9% ऑफ द कंट्रीज टोटल पावर जनरेशन, यानी कि हमारे देश में जितनी भी पावर जनरेट की जाती है उसमें से करीब 16.9%, अप्रॉक्सीमेटली 17% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि करीब 83% एनर्जी हमारी कन्वेंशनल मेथड से प्रोड्यूस की जाएगी। अब 83% जब हम एनर्जी की बात करते हैं वो 2032 के हिसाब से बात करते हैं। तब तक आते आते हमारी पावर डिमांड भी बढ़ेगी और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जो भी थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में काम कर रही हैं उनकी ये जिम्मेदारी भी बढ़ेगी कि अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकें। इससे इनके सामने अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी निकल कर आएंगी। भारत सरकार का भी बहुत ज्यादा फोकस है पावर सेक्टर पे और 50% हायर ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए बजट में एलोकेशंस भी करी गई थी। इस सारी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करेगा और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को आगे बढ़ाता रहेगा। जेपी पावर का मैनेजमेंट भी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, बोरिंग्स को रिड्यूस करें ताकि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सके और आने वाले समय में प्रॉफिटेबल ही रहें। साथ ही साथ कंपनी का ये भी एम है कि वो अपने कैश जनरेशन को इंप्रूव कर सके और आने वाले समय में अपने आप को एक डेट फ्री कंपनी बना सके। ये जो भी डेटा आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये अलग अलग सोर्सेज से लिया हुआ है, आप इसको इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं और मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी अपनी रिसर्च करें इस पूरे सेक्टर को स्टडी करने के लिए, इस कंपनी को स्टडी करने के लिए। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करके सीखना चाहते हैं कैसे रियल टाइम में मार्केट्स को एनालाइज किया जाता है और किस तरीके से मल्टीबैगर स्टॉक सिलेक्शन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो मेरी वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।